नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को तेज तर्रार अंदाज तक आप तक पहुंचाने का। तेज तर्रार अंदाज में आप तक सबसे पहले खबर पहुंचा रहे हैं कि मदरसों की जांच को लेकर के देहरादून में बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें देहरादून में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन हुआ है। डीएम ने एसडीएम से इस बाबत रिपोर्ट भी मांग ली है, डिटेल रिपोर्ट मांगी है। तो उत्तराखंड के देहरादून में शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम सविन बंसल ने इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की हैं, जो कि एसडीएम की अगुवाई में जांच कर रिपोर्ट डीएम को देंगी। डीएम बंसल ने कहा है कि सभी एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे करें और नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट दें। डीएम ने कहा है कि सभी एसडीएम अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित गैर पंजीकृत मदरसों का पूरा विवरण देंगे। इतना ही नहीं, जो मदरसे पंजीकृत हैं उनमें मानकों के पालन की स्थिति, जैसे कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई, मिड डे मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधा आदि पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो डीएम ने उत्तराखंड के मदरसों का वेरिफिकेशन, जिसमें एसडीएम की अगुवाई में मदरसों का सर्वे होगा। तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन हुआ है। डीएम ने एसडीएम से इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। व्यवस्थाओं को लेकर के स्थिति को समझने इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि जो हमारे लीगलाइज्ड वे से पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सो उसमें तो जो हमारे नॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लाइक हमारा करिकुलम एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया है, मिड डे मील्स हैं, कुछ बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसका एक तो परीक्षण किया जाना है। और सेकेंडली बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट एनी वैलिड परमिशंस, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी। सो इनको एक हफ्ते का समय सीमा निर्धारित की गई थी और वी एक्सपेक्ट टू गेट द रिपोर्ट्स बाय मंडे। मेरे सहयोगी इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, इस मामले को लेकर के मदरसों की जांच की बात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में, क्या कुछ यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों की जांच होगी। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने साफ किया कि जो मदरसे, जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी सबकी जांच करी जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उसमें साथ होंगे, एसडीएम होंगे, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो उसमें होंगे, और जितने भी मदरसे चल रहे हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून में चल रहे हो या विकास नगर में चल रहे हो या चक्राता में चल रहे हो, राजधानी देहरादून के जितने भी जिलों के अंदर जितने भी मदरसे आते उन सब की जांच की जाएगी। और जांच करने के बाद कई ऐसे इनपुट्स भी जिलाधिकारी ने इस बात को भी बोला, कई ऐसे इनपुट्स पाए गए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कुछ अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं। अगर अवैध तरीके से मदरसे पाए जाते हैं जांच में तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और उनको तत्काल रूप से जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें डोईवाला जो क्षेत्र है, जो कि हरिद्वार से लगता हुआ क्षेत्र है, डोईवाला क्षेत्र में भी जो है इसकी जांच करी जाएगी और जिसमें जो जिले स्तर के जो अधिकारी है वो इसमें प्रतिभाग करेंगे और इन तमाम अधिकारियों को अलग अलग जगहों पे जाने के लिए बोला है और जहां जहां इनपुट्स मिले हुए हैं कि यहाँ पे अवैध मदरसे चल रहे हैं या जितने मदरसे चल रहे हैं उनकी कागज पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं, इसकी सबकी जांच की जाएगी। जी अनुज, कागज पूरे हैं कि नहीं है, व्यवस्था को लेकर के भी बात निकली है, क्योंकि जो मानक है उसके अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाया जाए, मिड डे मील की सुविधा हो, रोशनदान सही से हो, टॉयलेट व्यवस्था अच्छे से हो, ये सारे जो मानक है, क्या क्या मानक है पहले तो वैध मदरसों के लिए जो कि होने चाहिए?
बिल्कुल। अगर वैध मदरसा है और उसका अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद शिक्षा विभाग में भी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा उस पाठ्यक्रम, वहां पे कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी का जो उत्तराखंड में लागू है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उसमें पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो शौचालय है उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो गर्ल्स हैं उनकी अलग शौचालय होना चाहिए, जो बॉयज हैं उनके लिए अलग शौचालय होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें वहां पे किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, वहां पे संदेश क्या जाता है, वहां पे प्रार्थना क्या होती है, इन तमाम जो पहलू हैं वो तमाम पहलू देखे जाएंगे कि एक्चुअली वो लोग सिखा क्या रहे हैं। क्या वो तालीम दे रहे हैं उन लोगों को उस जिहाद बनने की, क्या वो तालीम दे रहे हैं कुछ और बनने की, क्या मदरसों के अंदर पढ़ाई के अलावा कुछ और गतिविधियां होती, ये तमाम चीजें चेक करी जाएंगी। चूंकि जिलाधिकारी ने ये साफ किया कि कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कई जगहों पे अवैध मदरसे चल रहे हैं। लेकिन अब उनकी जी जांच हो, तो जांच होने के बाद जो सामने आएगा वो चीजें निकल करके शासन और प्रशासन के सामने आएंगी कि आखिर ये अवैध मदरसे किसकी शय पे चल रहे हैं, बिल्कुल। आखिर ये अवैध मदरसे कौन चला रहा है। ये तमाम जी चीजें जो है बिल्कुल ये सही जांच कह रहे हैं का आप। विषय है। अब ये जांच का विषय और जांच के विषय के बाद स्थिति क्लियर होगी कि आखिर मदरसों के पीछे अवैध जो चला रहा है कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमसे जुड़ने के लिए। हरिद्वार में नगर निगम चुनाव को लेकर के बैठक होनी। बीजेपी नगर निगम चुनाव प्रभारी ने बैठक की और इस बैठक में बीजेपी की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनाव प्रभारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। इस दरमियान बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया है। हरिद्वार में नगर निगम चुनाव प्रभारी समेत कई अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बीजेपी कार्यालय पर यह बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक के दौरान चुनाव संचालक समिति, वार्ड प्रत्याशी, वार्ड प्रभारी, कोर कमेटी में जोश भरने का काम उनके द्वारा किया गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। चुनाव प्रभारी ज्योति गेरोला ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और उनकी निष्ठा का संबल अधिक महत्व रखता है। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े सभी पदाधिकारियों से जानकारी ली और चुनाव संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी से एकजुट होकर काम करने की अपील भी की है। उत्तराखंड के रुड़की से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनावी माहौल में जमकर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई पत्थरबाजी अब कहीं ना कहीं मुद्दा बनती नजर आ रही है। चुनाव चिन्ह लेकर लौट रहे थे प्रत्याशी समर्थक। कांग्रेस और आप ने बताए जा रहे हैं, उनके समर्थक बताए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के समर्थक। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तेजी से। पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल हरिद्वार के रुड़की में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों में किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव होने लगे। इस घटना में 2 कार समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ईंटों की बौछार के बीच लोग जान बचाकर भागते रहे। बताया तो ये तक गया कि इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल मामला शांत कराया। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और सौहार्द बनाने की फिर से कोशिश की जा रही है। लेकिन इनके पीछे सवाल यह है कि आखिर कौन था इन सभी घटनाओं के पीछे, कौन था जो युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसा रहा था। और ये तस्वीरें आपके सामने। हरिद्वार में ठंड का कहर देखने को मिला है। शहर में कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर जारी है तो ठंड से बचने को लोग घरों में कैद हो गए हैं। अलाव का सहारा लेते भी नजर आ रहे हैं। शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। कई दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ने के बाद आज भी उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं कई मैदानी इलाके अभी भी ठंड से ठिठुरन
झेल रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बादल छाए रहे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। वहीं ओली पर्यटकों से गुलजार है। टिहरी में बादल छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई। बारिश के आसार बने हुए हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में कोहरा छाए रहने से वाहनों की रफ्तार में कमी आई है, धीमी हो गई है। कोहरे से लोग घरों में खुद को कैद रहने के लिए मजबूर बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। देरी से पहुंच रही कई ट्रेनें भी बताई जा रही हैं। तो वहीं आवाजाही प्रभावित ट्रेनों के देरी से पहुंचने के कारण स्टेशन पर लंबी लंबी भीड़ और कतारें देखने को मिल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करते तमाम यात्री नजर आ रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में ठंड में बढ़ते कोहरे के चलते अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ऐसे में जिन यात्रियों को ट्रेन से सफ़र करना है वो परेशान हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्री परेशान हैं। कल 4 प्रमुख रूटों की ट्रेनों के देर से चलने के कारण हरिद्वार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। वेटिंग रूम में भी यात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण जगह नहीं मिल सकी। नववर्ष मनाने धर्मनगरी से आए यात्री होटल, आश्रम और धर्मशाला से चेकआउट कर स्टेशन पहुंचे तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही समय बिताना पड़ा। यात्रियों को धुंध के बीच ठिठुरन भरी ठंडी हवाओं के बीच प्लेटफॉर्म पर ही समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवार के साथ बच्चे और बुजुर्ग गर्म ऊनी कंबल में लिपटे ठंड से ठिठुरते नजर आए। मेरे 2 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी और संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, हरिद्वार में ठंड इस कदर हाई है कि रेलवे सेवा प्रभावित हो गई है। फिर रेलवे हो या बस की सेवा हो, लोगों को स्टेशन पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। क्या कुछ तस्वीर रही संजय वहां की? देखिए, मैदान पहाड़ों तक कम जारी है। जीवन प्रभावित और ठंड का असर अब कहीं ना कहीं यातायात पर पड़ रहा है, क्योंकि जो हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कई घंटों की देरी से आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि नए साल पर अन्य राज्यों से जो लोग थे देवभूमि का रुख कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो हरिद्वार में ही ठहराव कर रहे थे। तो ऐसे में अब जो लोग घर वापसी कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कई दिनों तक हरिद्वार में ही रुकना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो कई घंटों की देरी से है। तो कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो कई घंटों तक अपना रेलवे लाइन पर ही सफर बिता रहे हैं, यानी रेलवे स्टेशन पर ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी अनुज, जो स्थिति बनी हुई है, होटलों से लोग चेकआउट कर जाते हैं और उसके बाद ट्रेनें लेट आती हैं। ऐसे में कोई व्यवस्था क्या प्रशासन की तरफ से नहीं है सैलानियों के लिए? जिस राज्य का सब कुछ जो है पर्यटन पर टिका है, वहाँ के पर्यटक अगर परेशान होंगे तो अगली बार क्यों ही आएंगे? बिल्कुल। राजधानी देहरादून की अगर बात करें या पहाड़ों की अगर बात करें तो जो टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं, भीषण चूंकि ठंड है, राजधानी देहरादून में हल्की गुनगुनी धूप जरूर है, लेकिन शाम होते होते कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसके कारण गलन बढ़ जाती है। हरिद्वार की अगर बात करें, जैसा कि हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बता रहे थे कि हरिद्वार में घना कोहरा है। इसके अलावा उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो वहां पर भी घना कोहरा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया, 5, 6, 7 का अलर्ट जारी किया, जिसमें जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पे ऊंची चोटियों पे बर्फबारी होगी और साथ ही साथ उत्तरकाशी, चोपता की अगर बात करें, औली की अगर बात करें और नैनीताल की अगर बात करें तो यहाँ बर्फबारी की संभावना है। अब बात करते हैं प्रशासन के इंतजामात की, तो कई ऐसे चौक चौराहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन, चाहे वो आईएसबीटी हो, वहां पे जो है अलाव जलाने की व्यवस्था जिलाधिकारियों की तरफ से की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभी ही बैठक करी हुई थी, 3 से 4 दिन पहले ही बैठक करी थी शीतकाल को लेकर के कि अगर भीषण ठंड हो रही है तो जिला अधिकारी उचित व्यवस्था करें, जगह जगह पे अलाव चलाएं, जगह जगह पे जो है रोड सेफ्टी की चीजें बताएं और साथ ही साथ जहां पे घना कोहरा धुंध है वहां पर उत्तराखंड के जो जवान हैं वो मुस्तैद रहें। लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पे जवान नहीं मुस्तैद रहते, जिसके कारण लोग हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी देहरादून के चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे वो बस अड्डा हो, इन तमाम जगहों पे देर शाम होते होते आग की व्यवस्था कर दी जाती है और देर रात तक ये आग जलती रहती है, क्योंकि जो लोग हैं, जो रैन बसेरे में लोग रह रहे हैं, वो कम से कम ठंड से बच सके, क्योंकि कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है। जी संजय, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच ट्रेनों की आवाजाही या फिर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो एक तरीके से कहें तो धड़ाम हो गई है।
क्या इसको लेकर के रेलवे की तरफ से या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी कुछ जारी किया गया है कि जो यात्री आ रहे हैं या वापस अभी घूमने के लिए वापस जा रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए कोई एडवाइजरी? क्योंकि जो वहाँ पर पहुँच चुका है तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन जो नए सैलानी आ रहे हैं उनको लेकर के कोई व्यवस्था या कुछ ऐसी निर्देश बताए गए हैं प्रशासन की तरफ से? की जाती है। अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जो जिला अधिकारी है उन्होंने तमाम रैन बसेरों का निरीक्षण किया है और वहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त किए जाए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जो बाहरी राज्यों के रहने वाले लोग हैं वो जब हरिद्वार में रुकते हैं तो कहीं ना कहीं रैन बसेरा उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो जाती है। तो यही वजह है कि जिला अधिकारी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर पालिका क्षेत्र हो या फिर ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो, तमाम जगह लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और अलाव के लिए भी कहा गया है कि समय समय पर अलाव भी पहुंचाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा कि बढ़ती ठंड में घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर नए साल के बाद की बात की जाए तो लगातार सड़क दुर्घटनाएं भी कई हो चुकी है। तो उसको लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका घर से निकलना हादसे का कारण बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय और अनुज, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। और वाकई ठंड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से घना कोहरा इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो सैलानियों के लिए भी एक सलाह कि उचित हो तभी बाहर निकलें। केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। ठंड के बीच धाम में हो रहा पुनर्निर्माण काम देखने को मिलता है। तो वहीं डीएम और एसपी ने धाम पहुंचकर इसका जायजा भी लिया, तत्परता से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने श्रमिकों से बात की और हौसला भी उनका बढ़ाया है। 2025 साल की शुरुआत हो गई है और केदारनाथ यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए केदारनाथ धाम एवं यात्रा मार्ग में चल रहे निर्माण कार्यों का जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने आज पुलिस अधीक्षक अजय प्रहलाद कोड़े के साथ गौरीकुंड से केदारनाथ तक एक छोटी लिनचोली से केदारनाथ धाम तक भारी बर्फबारी को पार करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे तथा चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता डीडीएमए विनय को निर्देश दिए हैं कि केदारनाथ धाम में वर्तमान में काफ़ी बर्फबारी है तथा केदारनाथ धाम में सीमेंट एवं कंक्रीट के कार्यों को छोड़कर निर्माणाधीन भवनों के अंदर जो भी अन्य कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं खानपान का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने श्रमिकों से बातचीत करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया है, हौसला अफजाई भी की। हरिद्वार में ड्रग विभाग की टीम का छापा देखने को मिला। मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी की है। नशीली दवाओं की बिक्री करने वालों पर यह कार्रवाई हुई है। हरिद्वार में दरअसल ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। गढ़ मीरपुर मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना थी, जिस पर एक्शन लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दवाओं की भी जांच की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि नशीली दवाओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में जिला प्रशासन की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां रायपुर से अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम को सील किया गया है। गैस गोदाम का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। लीज समाप्त होने के बाद चल रहा था गैस गोदाम। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित था गैस गोदाम, जिस पर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सीज कर दिया है। प्रशासन की टीम ने तड़के ही रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर यह बड़ी कार्रवाई की है। लीज समाप्त होने के बाद भी वर्षों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। डीएम देहरादून की जन सुनवाई कार्यक्रम में एक महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने तथा भूमि कब्जे की शिकायत की थी। मामले में संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए और मामले की जांच करने के आदेश भी दिए।
उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने संबंधित विभाग से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने इस पर कार्रवाई की। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव को लेकर आबकारी विभाग की सख्त रुख देखने को मिला। विभाग का अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा गया। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर विशेष टीम का गठन किया गया। अवैध शराब की बिक्री रोकने पर विभाग की सख्ती देखने को मिली है। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजोला ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है, जो जिले के कई क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर रही है। संदिग्ध स्थानों और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। विभाग ने कई संदिग्ध ठिकानों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। अधिकारी ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में और इस शराब के संबंध अवैध संबंध में जहां शराब के अवैध संबंध की कार्रवाई वो बनने की शिकायतें आ रही हैं, उन जगह पर लगातार दबिशें दी जाएंगी। आबकारी विभाग इसमें बिल्कुल सख्त है और किसी को भी जो इस तरह की शराब बनाने में काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा दी जाएगा। संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। और जो नगर निगम के चुनाव है इसमें आबकारी विभाग द्वारा एक गहन जो टीम में मुखबिरों के द्वारा हर घर जहां संदिग्ध लोग हैं उन लोगों की जानकारी लेकर के उनके घरों में दबिशें दी जाएंगी। और इस नगर निगम जो चुनाव है इसे संपन्न कराने में आपके विभाग की बड़ी भूमिका भी रहेगी। हरिद्वार में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। रानीपुर पुलिस ने नाबालिग को बरामद भी कर लिया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग समुदाय से संबंधित होने के कारण मामला संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।